नमस्कार बच्चों, मैं हूं अतुल मीणा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक जीनियस एकेडमी में। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याएं। पिछला जो हम संख्याओं के ऊपर वीडियो लेके आए थे वो संख्या पद्धति था, जिससे जुड़े हुए सवाल वो पांचवी के एग्जाम में पूछता है। पांचवी नवोदय, श्रमोदय या कोई सी भी ऐसी पांचवी जुड़ी एग्जामों में पूछता है, वो पांचवी सिलेबस था। आज जो हम लेके आए हैं परिमेय संख्याएं, इससे जुड़े हुए सवाल वो क्लास 8 के लिए जो हम एग्जाम लेते हैं नवोदय और इनकी, तो उसमें पूछता है ना। इनसे रिलेटेड वाले सवाल वो क्लास 8 के लिए पूछेगा। तो ये हमारी क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर भी है, परिमेय संख्या। तो इससे जुड़े हुए सवाल वो किस प्रकार से पूछ सकता है, हम यहाँ पे थोड़े बहुत सवाल लेके आए हैं। बाकी जब इसका सेकंड पार्ट लाएंगे तो उसमें और आगे के सवाल लेके आएंगे। ठीक है, तो आज हम इन सवालों को सोल्व करेंगे। बाकी जो इसकी बेसिक जानकारी है, जैसे कि संख्याओं के बारे में, वो हमने संख्या पद्धति में देख लिया है। आप वो वीडियो देख सकते हो अगर आपको किसी संख्या के बारे में सही से पता ना हो। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, शून्य है। शून्य क्या है मतलब, है ना, कौन सी संख्या के अंदर आता है शून्य। तो उसने 4 ऑप्शन दिए हमको यहाँ पर। पहला ऑप्शन है हमारा प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक। तो हमने देखा है कि जैसे सबसे पहला उसने ऑप्शन क्या देखा है, प्राकृत संख्या, है ना, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं हम, वे संख्या है जो 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। तो इसमें शून्य नहीं आएगा। ठीक है, तो शून्य प्राकृत संख्या तो नहीं है, ऑप्शन ए गलत। अब ऑप्शन बी क्या बोला उसने, पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो पूर्णांक किसे बोलते हैं हम, कि माइनस और इधर है प्लस वाली संख्याओं का समूह, है ना। ये भी कहा था कि अनंत तक। तो इसके अंदर शून्य आ रहा है क्या, हाँ। तो शून्य कौन सी संख्या हो गई हमारी, पूर्णांक। अब जैसे यहाँ पे एक और संख्या, 2 ऑप्शन और दे रखे, उसमें धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक किसे बोलेंगे हम, वही प्राकृत संख्या को हम क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक। और जो ऋणात्मक पूर्णांक होता है उसे क्या वो क्या होता है, ये वाली माइनस वाली संख्या है। तो इसके अंदर भी जीरो नहीं आएगा और इसके अंदर भी जीरो नहीं आएगा। जीरो बस पूर्णांक, जीरो अपने आप में पूर्ण है, वो ना तो धनात्मक है, ना ऋणात्मक है, ना सम है और ना ही विषम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या। शून्य क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। अब आगे देखते हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। तो 2 अंकों की आपको सबसे बड़ी अभाज्य संख्या निकालनी है। तो ये देखेंगे अपन कि जो अभाज्य संख्या होती है वो असल में कौन सी संख्या होती है, विषम संख्या है, 2 को छोड़कर, है ना। 2 अकेला ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य के अंदर आता है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या निकलेगी वो सब क्या रहेगी, विषम रहेगी। ठीक है, तो इसमें 2 अंकों की बात करिए तो 2 अंकों में सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंकों में सबसे बड़ी संख्या है कि 2 अंकों में सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है, 99। क्या 99 अभाज्य संख्या है क्या, तो नहीं। क्यों, क्योंकि ये 3 से विभाज्य है ना, ये 3 से विभाज्य है, तो 99 तो नहीं होगा। उससे ऊपर कौन सी संख्या आ जाएगी, 97। क्या 97 किसी संख्या से विभाज्य है क्या, नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 97। और इसे चेक कैसे कर सकते हो आप, इसको चेक करने के लिए ट्रिक है हमारे पास कि जो भी संख्या लो आप, अगर उसको चेक करना है वो भाज्य है या अभाज्य, उसको क्या करना है, उसके सामने पूर्ण वर्ग संख्या को ढूंढो कि कोई सी भी ऐसी संख्या जो उसके सामने या उसके पास में पूर्ण वर्ग हो। तो इसके सबसे पास में पूर्ण वर्ग कौन सी है, 100 है। 100 किसका वर्ग है, 10 का। तो 10 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है सबसे इसको काट के देख सकते हो आप। जैसे कि 7 हुआ, फिर उससे छोटी कौन सी गई, तो उससे छोटी गई 5, फिर 3 और फिर 2। ये 2 से विभाज्य नहीं है क्योंकि 2 सामने और ये विषम है। 3 का रूल क्या है हमारे पास, 3 का है कि दोनों अंकों को योग 3 का गुणा देना चाहिए, तो दोनों अंकों को योग तो 16 आ रहे थे, 3 से भी विभाज्य नहीं है। फिर 5 का रूल क्या है, 5 का रूल ये कहता है कि उस संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5। क्या इसका इकाई अंक 0 या 5 है क्या, नहीं, ये 5 से भी विभाज्य नहीं है। और 7 का इकाई अंक रूल क्या कहता है विभाज्यता का, तो 7 का रूल ये बोलता है कि कोई सी भी संख्या उसका इकाई अंक जो है उसमें 2 को गुणा करो और बची हुई संख्या में से घटाओ। तो 2 का गुणा किया 7 दूनी 14 और 9 में से 14 घटाएंगे तो माइनस का 5 आ गया। ये 7 से भी विभाज्य नहीं है, यानी कि ये संख्या कौन सी हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। कौन सी हो गई, अभाज्य। ऐसे आप कितने भी अंकों की निकाल सकते हो या किसी भी संख्या को चेक भी कर सकते हो कि वो अभाज्य है या भाज्य। तो कभी भी अगर वो पूछे आपसे कि ये संख्या
भाज्य है या अभाज्य या इतने अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या निकालो या छोटी से छोटी, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। ये क्या होगी सत्यानु, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है ना। अभाज्य संख्या, ठीक है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है हमारा, उसके बाद अगला प्रश्न ये बोल रहा है, ये जो संख्या दे रखी है उसमें हमको ये संख्या भाज्य है या 4 ऑप्शन हमारे पास है ना, इन चारों से एक संख्या कौन सी संख्या से भाज्य है। तो इसमें देखेंगे हम कि ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है उसने। ऑप्शन में दे रखा है 1 2 3 दे रखा है, 9 दे रखा है, 4 दे रखा है और एक को क्या दे रखा है 11। तो संख्या को क्या उतारते हैं सबसे पहले, तीसरा ऑप्शन, तीसरा क्वेश्चन 73,86,038। तो जो 3 का रूल है, ऑप्शन 3 4 9 और 11 सब यहाँ लिख लेते हैं 3, उसके बाद क्या ऑप्शन 9 फिर 4 है फिर 11 है। एक एक से काट के देख लेते हैं इसको कि किससे विभाजित है। तो अब हम पूरा का इसको इस प्रकार से विभाजित करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा हमको। तो हमारे पास रूल है विभाज्यता के रूल। विभाज्यता का रूल क्या बोलता है कि 3 से वही संख्या विभाजित होती है कि संख्या के सभी अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। इस संख्या के सभी अंकों को योग करो, 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 में जोड़ देंगे 11, फिर 11 में 6 जोड़ा तो 17, फिर 17 में 8 जोड़ा तो 25, 25 में 3 जोड़ा तो 28 और 28 में 7 जोड़ा तो कितना हो गया 35। क्या 35 3 से विभाज्य है क्या? नहीं, ये 3 से विभाज्य नहीं है। 9 का रूल भी सेम वही है जो 3 का है कि ऐसी संख्या जिसके सभी अंकों का योग 9 का गुणज जाएगा तो वो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो क्या 35 9 का गुणज है क्या? नहीं, ये भी खत्म। फिर जो 4 है, 4 पहली बात तो सम संख्या है, तो सम संख्या से वो सम संख्या कटेगी, ये सम तो है लेकिन अब पीछे क्या होना चाहिए, पीछे के दो अंक जो है वो 4 के गुणज होना चाहिए। तो पीछे के दो अंक क्या है हमारे पास 38, क्या 38 4 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं, ये 4 का गुणज नहीं है, ये संख्या भी 4 से भी विभाजित नहीं होगी। उसके बाद क्या बचा हमारे पास 11। पहली बात तो ऑप्शन में लास्ट बचा हमारे पास 11, तो आंसर ये हो गया। और अगर इसको चेक करना हो कि कैसे, तो हम यहाँ देखते हैं 11 का विभाज्यता का रूल क्या बोलता है। 11 का विभाज्यता का नियम बोलता है कि कोई सी भी संख्या हो उसके इकाई अंकों का योग और सम अंकों का योग, सम स्थान पे जो अंक है ना, सम स्थान में ये सम स्थान में से दूसरा, फिर चौथा और फिर छठा, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग। विषम पे कौन है? पहला, तीसरा और पांचवा है ना, पहला फिर तीसरा और फिर पांचवा और फिर एक और भी है यहाँ पे सातवां है ना। इन सभी अंकों का योग या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणज। तो इनको जोड़ के देख लेते हैं। 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 और 0 कितना हो जाएगा 8 और 8 और 8 16, 16 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16 और 7 जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। और अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर सम स्थान पे जो अंक हैं 3 और 6 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। अब इन दोनों का अंतर करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 11। क्या 11 का गुणज है? हाँ, अगर ये 11 का गुणज है तो संख्या भी क्या हो जाएगी 11 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी संख्या को बिना भाग दिए चेक कर सकते हो कि वो किस संख्या से विभाजित है या नहीं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं चौथा। इसमें क्या दिया उसने, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। ठीक है, यहाँ पे उसने हमको 4 ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 9 से भाज्य है। तो 9 का विभाज्यता का नियम हमें बताया, अभी हमने देखा यहाँ पे कि ऐसी संख्या जिसके सभी अंकों का योग 9 का गुणज आ जाए तो वो संख्या क्या रहेगी 9 से भाज्य रहेगी। तो देखते हैं इनको, इनमें हमें भाग देके करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और हमारे पास वहाँ पे एग्जाम में क्या रहेगा सीमित समय रहेगा, तो हमें इनको थोड़ा जल्दी करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन नियमों का उपयोग कर सकते हैं। इसी छोटा प्रश्न है, पहला ऑप्शन क्या है कि 75 32 458 है ना, 75,32,458। ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी है 68,12,348। ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो 62,34,588। और डी ऑप्शन क्या है, 47,01,828। अब इसका नियम जो, इस नियम का उपयोग करते हैं कि सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए 9 का गुणा जाना चाहिए। तो देखते हैं
कि सभी अंकों का योग क्या आ रहा है, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 में 4 जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा 17, 17 और 2 कितना हो गया 13, 17 19, 19 और 3 कितना हो जाएगा 22, 22 और 5 27, 27 में 7 जोड़ो कितना आ जाएगा 34। क्या ये 9 से विभाज्य है क्या, 9 का गुणज नहीं है, तो ये संख्या की 9 का गुणज नहीं है, तो पहला आंसर नहीं है अपना। अब दूसरा चेक करते हैं, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 है ना, फिर 12 में 3 जोड़ोगे 15, 15 और 2 कितना 17, 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, 26 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32। क्या 32 9 का गुणज है क्या, नहीं, ये भी आंसर नहीं है। फिर इसको जोड़ देखते हैं, 8 और 8 कितना हो गया 16, 16 और 5 कितना हो गया 21, 21 और 4 25, 25 और 3 28, 28 और 30, 30 और 6 कितना हो गया 36। क्या 36 9 का गुणज है, हाँ, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी 9 से विभाजित हो जाएगी। और इस संख्या को करके देख लेते हैं, 8 और 2 10, 18, 19, 0 0 तो 19, 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26 और 4 30। क्या 30 9 का गुणज है, नहीं, तो ये कोई सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। बस ये जो संख्या है इसके सभी अंकों का योग क्या है हमारे पास 3 9 का गुणज आया। तो हम इसको ऐसे करके भी देख सकते हैं कि भाई ये 9 से विभाज्य है या नियम सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको 9 से काट के देख लेते हैं, 9 से कटेगा 9 छंग 54, फिर कितना बचेगा 8 बच गया 9 में 81, फिर 2 बचेगा, फिर 9 दूनी 18, 6 बचेगा 9 7 63, फिर 2 बचेगा, फिर 9 3 27, फिर 1 बचेगा 9 दूनी 18। 9 से पूरी तरह विभाजित है। तो इसी प्रकार आप देख सकते हो कोई सी संख्या को कि वो दी गई संख्या से विभाजित है या नहीं, इन नियमों के उपयोग से, है ना। तो आप आसानी से डायरेक्ट नियम का उपयोग करके इसका उत्तर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ, ठीक है, और इसका आंसर क्या है हमारे पास 11। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है ना। तो सबसे पहले जो 22/7 देगा ये तो अपरिमेय हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये परिमेय बटे वाली संख्या है, बटे वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं परिमेय, तो ये आंसर नहीं है। उसके बाद देखेंगे ये वाला पॉइंट में है लेकिन हम इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, इसी कोई सी भी, जैसे 5वां प्रश्न है, ऑप्शन ए है 22/7, ऑप्शन बी क्या है हमारे पास पाई, ऑप्शन सी क्या है 1.33, यानी 3 के ऊपर बार लगा सकते हो आप, है ना, और ऑप्शन डी क्या है अपने पास 3.14। तो इसमें देखते हैं, जैसे ये तो बटे वाली संख्या है, बटे वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं परिमेय संख्या, तो ये आंसर नहीं है। उस अभी पाई को छोड़ते हैं, इसको देखते हैं, कोई सी भी पॉइंट वाली संख्या आ गई और इसके ऊपर बार है, अगर बार है तो हम उसको क्या कर सकते हैं हटाएंगे, तो ऊपर बटे में क्या जाएगा, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लिखना है और 90 आ जाएगा, एक संख्या के ऊपर है। उसके बाद क्या कर सकते हो आप, ये पॉइंट वाली को भी आप बटे के रूप में लिख सकते हो, बटे में 100 आ जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं है और ये भी नहीं है। अब बच्चा क्या हमारे पास पाई, और जो पाई होता है ना, पाई का मान निश्चित नहीं है, क्योंकि जो पाई का मान हम देखते हैं 3.14 लिखते हैं या 22/7 लिखते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट मान नहीं है ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया पाई, क्योंकि पाई का मान जब भी आप निकालोगे तो संख्या नई नई संख्या आती जाएगी, कभी भी संख्या रिपीट नहीं होगी ना, और होगी तो उस क्रम में नहीं होगी, वो बार बार वही संख्या आएगी, इसलिए पाई क्या है अपरिमेय संख्या। अब आगे देख सकते हैं अपन कि छठे प्रश्न में उसने क्या पूछा है हमसे, तो छठे प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि 1 से लेकर 100 तक की जो प्राकृत संख्याएं हैं क्या है, यानी गिनती 1 से 100 तक की जो संख्याएं हैं, प्रश्न कौन सा है 6, कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। तो हम 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में चेक कर सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। तो टोटल संख्या कितनी है, वो 25 है, कितनी है
25 निकाल के देख सकते हो आप। जैसे कि सबसे छोटी अवध संख्या कौन सी है, 2 है ना, सबसे छोटी अवध संख्या कौन सी है, 2। उसके बाद देख सकते हो आप क्या 3 अभाज्य है, हाँ 3 भी अभाज्य है, 4 अभाज्य नहीं है, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, 17, 19, 23, 29, 31। उसके बाद कौन सी संख्या आ जाएगी, 37, फिर 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 67 है ना, फिर 71, 73। उसके बाद क्या आ जाएगी, 79, 83, 90 और 97। इनको गिनते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कितनी टोटल संख्या अभाज्य है, 25। इनको निकालना हमने जब पिछला वीडियो बनाया था संख्या पद्धति के ऊपर, उसमें सिखाया था मैंने विस्तार से कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है, किन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इनको और विस्तार से समझना हो तो आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अब हम अगला सवाल देखेंगे, इसमें 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में क्या दिया है उसने कि शून्य के साथ किसी संख्या का गुणनफल हमेशा होता है। शून्य के साथ में किसी भी संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो शून्य के साथ में जैसे किसी भी संख्या को गुणा किया हमने, जैसे 7वां प्रश्न बोल रहा है कि शून्य के साथ में गुणनफल क्या होता है, 7 जैसे मैंने शून्य को गुणा 2 में किया, क्या उत्तर आएगा, शून्य। शून्य का गुणा आप कोई सी भी संख्या में करो, है ना, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, शून्य। तो शून्य का गुणनफल किसी के भी साथ में हमेशा क्या होगा, शून्य ही होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, शून्य। अगला 8वां प्रश्न देखेंगे हम। इसमें 8वें प्रश्न में क्या बोल रहा है वो, 8वें प्रश्न में बोल रहा है वो कि 1/5 तथा 1/2 के बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1/5 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है हमको। तो सबसे पहले हम चारों ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं, ऑप्शन ए है 1/10, ऑप्शन बी है 3/10, ऑप्शन सी है 7/10 और जो ऑप्शन डी है वो क्या है, 1/20। देखो सबसे पहले इन दोनों को हम काटेंगे ताकि हमें पता चले कि इनके बीच में की संख्या क्या आ रही है। तो सबसे पहले 5 से 1 को काटेंगे। 5 के बारे में क्या 1 आएगा, नहीं। हम ऐसे देख के नहीं बता सकते कि कौन सी संख्या इससे छोटी है, कौन सी इससे बड़ी है, कौन सी इनके बीच में है, ऐसे नहीं बता सकते, है ना। तो देखो 5 से 1 को काटो, भाग जाएगा तो 0, फिर यहाँ लगेगा पॉइंट की 0 लगेगी, 5 दूना 10 हो गया। इसी प्रकार से अगर इसको हम काटेंगे तो 2 के बारे में 1 नहीं आएगा तो 0 लग जाएगी, वो ये लगेगी पॉइंट की लगेगी 0, 2 5 10। तो ये जो 1/5 था इसका मान आया हमारे पास में 0.2 और जो 1/2 था इसका मान गया 0.5। इन सब संख्याओं को काट के देख लो, जो मान इन दोनों के बीच में आएगा वो अपना आंसर रहेगा। तो 10 से 1 को काटेंगे तो किसी भी संख्या में 10 का भाग देते तो क्या करते हैं अपन, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाते हैं। तो इसमें एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये एक छोटा पॉइंट लगे तो 0.1 आ गया। ये इनके बीच में है क्या, नहीं, ये इनसे छोटा है, 2 से भी छोटा है तो 1, तो अपना आंसर नहीं है। इसी प्रकार से 10 का भाग 3 में देंगे तो 0.3 आ जाएगा, क्योंकि 10 का भाग किसी में भी देते तो क्या करते हैं अपन, एक अंक छोड़ के पॉइंट, यहाँ एक ही है अंक है, इसको छोटा पॉइंट लगा दी, तो ये अपना आंसर है। क्यों है, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है। और आगे देख लेते हैं ये इसका आंसर क्यों नहीं है, इनको चेक कर लेते हैं। जैसे 10 का भाग 7 के अंदर देंगे तो क्या 10 का भाग किसी के भी अंदर देंगे तो क्या करते हैं अपन, एक अंक छोड़ के पॉइंट, तो 7 को छोड़ो पॉइंट लगा दो, तो ये 0.5 से बड़ा हो गया। और बड़ा जो आंसर बड़ा आ जाता है इसको क्या करते हैं अपन, वो अपना आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें जो बीच की संख्या पूछी। अगला देखते हैं 0.1, सर 1/20, तो इसमें भाग देंगे, भाग जाएगा, इसमें 0 पॉइंट की लग गई, 0 के 20 के बारे में 10 आता है क्या, अभी भी भाग नहीं जा रहा, फिर यहाँ लग देगी पॉइंट की लग गई 0, 20 5 100। तो ये तो इन दोनों से छोटा हो गया, ये अपना आंसर नहीं है। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, 3/10। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है अपना, 3/10, ठीक है। इस प्रकार के सवालों का आंसर आप इस तरह से निकाल सकते हो आसानी से। अगला देखेंगे हम यहाँ पे कि एक अशून्य परिमेय संख्या एवं इसके व्युत्क्रम का गुणनफल होता है ना। तो प्रश्न नंबर 9 है कि कोई सी भी अशून्य परिमेय संख्या, यानी कोई सी भी बटे वाली संख्या ले लो और उसका व्युत्क्रम ले लो, उन दोनों को गुणा करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा। जैसे मैंने कोई सी भी संख्या ले ली 3/6 या 3/7 ले लो, ठीक है।
इसका व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम में क्या करते हैं हम, किसी भी संख्या का व्युत्क्रम निकालना हो तो हर को अंश बना दो और अंश को हर, वो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो 7/3 आ जाएगा। अब इसका व्युत्क्रम आ गया, इनका गुणनफल करना है, गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 7 एकम 7। आंसर क्या गया हमारे पास 1। तो कोई सी भी संख्या हो वो अगर अशून्य में, शून्य नहीं होना चाहिए बस, तो कोई सी भी अशून्य परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है सदैव, तो उसका व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम का गुणनफल क्या होता है सदैव, तो 1 होता है। ठीक है, ये सदैव एक जैसा रहेगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे इसमें 9वां, कि यदि संख्या 2 दे रखा है, यहाँ पे स्टार दे रखा है, उसके बाद दे रखा है 435, ये 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो जो स्टार दे रखा है खाली स्टार मान लो इसको। इसकी जगह पे कौन सा अंक रखे हो उनमें से कि संख्या पूरी 9 से विभाजित हो जाए। तो देखते हैं इसमें आप कैसे ज्ञात करोगे। तो जब भी किसी भी संख्या का पूछे वो, तो आपको इनके विभाजन के नियम याद रहने चाहिए ताकि आप इनको आसानी से सोल्व कर सको। तो जैसे कि 10वां प्रश्न है कि 2 लिखा या इस 13 उसमें उसकी जगह क्या दे रहा है 433 और 9 से विभाजित है कि नहीं है, ये कौन सा अंक है पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अपने पास कौन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हमारे पास 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी क्या है 2। तो एक एक अंक को रख के देखते हैं और सभी अंक 9 से विभाजित करके देखते हैं तो हमको पता चल जाएगा। तो 9 से विभाजित का नियम क्या है कि सभी अंकों को योग 9 का गुणज होना चाहिए। सभी अंकों को योग क्या होना चाहिए 9 का गुणज। सभी अंकों को जोड़ो, 5 और 3 हो गया 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, यहाँ पे कुछ नहीं है, 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो हम 14 में से क्या जोड़े कि 9 का गुणज हो जाए। तो इनको एक को जोड़ के देखो, 14 में जैसे मैंने 4 जोड़ा, पहला ऑप्शन है अपना आंसर आ गया। कैसे आया, क्योंकि 9 का गुणज आ गया हमारे पास, तो आंसर ये है। अब ये आंसर क्यों नहीं है वो भी चेक कर लेते हैं। 5 को रखेंगे, अब मैं यहाँ 5 रखता तो हमारे पास अंकों का योग क्या आता 19, और 19 9 से विभाजित है क्या, नहीं, ये अपना आंसर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 5 की जगह 3 रखता तो अपना आंसर आता 17, कि 17 9 का गुणज है, नहीं, तो 3 भी अपना आंसर नहीं है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे 2 रखता तो अपना आंसर क्या आता 16, क्या 16 9 से विभाजित है क्या, नहीं, ये भी अपना आंसर नहीं है। इसी प्रकार से अगर वो कोई सा भी ऐसा सवाल दे दे कि 9 से विभाजित है या नहीं, उसको कैसे चेक करना है, तो उसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि उनके जितने भी अंक हैं एक एक अंक को रखो और वो नियम लगा के देख लो, और जिसमें नियम सटीक होगा वो अपना आंसर होगा। तो अपना आंसर क्या हो गया 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। इस 4 को यार के देख के काट के भी देख सकते हो आप, इसकी जगह में 4 रख दिया, बाकी सेम संख्या लिखो और इसको 9 से विभाजित करके देख लो। देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 6 बच गया, 63 बन गया, 9 7 63, फिर 1 बच गया, फिर 9 एकम 9, 4 बच जाएगा, 9 5 43, पूरी तरह विभाजित हो गया, पूरी तरह कट गया 9 से, तो आपका आंसर क्या हो गया 4। इसी प्रकार से आप कोई सी भी संख्या हो उसकी विभाज्यता के नियम का उपयोग करके आसानी से सवाल को सोल्व कर सकते हो। इसी प्रकार से लास्ट जो सवाल है हमारे पास वो उसमें दिया है कि 560 का 1/5 का 2/7 का 3/4। जब बोर्ड मार्क्स के सवाल किए थे उसमें मैंने आपको बताया था का मतलब क्या होता है कि इन सवालों के बीच में अगर का आ गया उसका मतलब है कि उनको आपस में गुणा करना है। तो जहां जहां पे का दिखे वहां पे आपको क्या करना है गुणा, ये गुणा लगाया 1/5, फिर का यानी गुणा, फिर 2/7, फिर का, फिर गुणा 3/4, ये कट जाएगा तो 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 8 56 और 0 का 0, फिर देखना 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 गुणा 8 और 0 का 0, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20। अगर हमारे पास बटे में कुछ नहीं बचा है तो ऊपर वाली जितनी भी संख्या है सबको क्या करेंगे गुणा, 2 3 दूना 6, 6 एकम 6, 6 चौक 24। हमारा आंसर क्या है 24। ठीक है, तो इसी प्रकार के सवाल अगर वो एग्जाम में आपसे पूछे तो उनको आसानी से आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। और इन्हीं सवालों के ऊपर हम एक सेकंड पार्ट और लेके आएंगे जिसमें और कौन कौन से टाइप के सवाल इस परिमेय संख्या वाले चैप्टर से वो एग्जाम में पूछता है, हर प्रकार का सवाल हम आपको बताएंगे ताकि आप अगर इससे जुड़ा हुआ सवाल एग्जाम में आए तो आसानी से सोल्व कर सकें। ठीक है, तो वेट कीजिए अगले वीडियो का, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।